Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Jabbar and my class number is 33. My topic of presentation is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is an inherited red blood cell disorder in which there are not enough healthy red blood cells to carry oxygen throughout the body. Normally, the flexible round red blood cells move easily through blood vessel. In sickle cell anemia, the red blood cells are shaped like sickle cells or crescent moon. These rigid, sticky cells can get stuck in small blood vessels, which can slow or block blood flow and oxygen to the parts of the body. बिफोर गोइंग फर्दर सबसे पहले हम सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल क्राइसिस में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली इस डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। यानी सिकल सेल एनीमिया काज होने के बाद जो बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं उसको सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली दो स्टेप्स में होता है जिसमें से पहला स्टेप सिकलिंग है और दूसरा हेमोलाइसिस है। सिकलिंग वो स्टेप है जिसमें से आरबीसी का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो सिकल सेल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और क्रीसेंट शेप हो जाता है। और जब ये रिपीटेड सिकलिंग हो जाती है तो इससे रेड ब्लड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो वीकन हो जाता है और जब बहुत ज़्यादा सिकलिंग हो जाती है तो वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो रप्चर हो जाता है और इस रप्चरिंग की वजह से दूसरा स्टेप हो जाता है जिसको हम हेमोलाइसिस कहते हैं। हेमोलाइसिस के रिजल्ट में सिकल सेल क्राइसिस काज होते हैं जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो क्राइस है वो एनीमिया है। एनीमिया का मतलब है डिफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल और जब बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं तो उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एनीमिया के अलावा और भी सिकल सेल क्राइसिस है लेकिन डिपेंड करता है कि बॉडी की कौन से ब्लड वेसल में हेमोलाइसिस हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ब्रेन में हेमोलाइसिस हो रहा है तो उससे स्ट्रोक काज हो सकती है। अगर आई में हेमोलाइसिस हो रहा है तो उससे ब्लाइंडनेस काज हो सकती है। अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली रेड ब्लड सेल इफेक्ट होते हैं और रेड ब्लड सेल का काम ये है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक से ऑक्सीजन को लेकर इसको टिश्यू में पहुंचाए और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस रिस्पायरेटरी ट्रैक आकर उसको बॉडी से रिमूव करे। रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन प्रोटीन से फिल्ड होते हैं जिसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि ये रेड ब्लड सेल के ग्लोबुलर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है और दूसरा इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बरकरार रखता है। हेमोग्लोबिन बेसिकली 4 सब यूनिट से बना होता है और सिकल सेल एनीमिया में सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन ए इफेक्ट होता है। हेमोग्लोबिन ए भी 4 सब यूनिट से बना होता है जिसमें से 2 अल्फा ग्लोबिन होते हैं और 2 बीटा ग्लोबिन होते हैं। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा ग्लोबिन होते हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है और जिस हेमोग्लोबिन ए में 2 अल्फा ग्लोबिन और 2 मिसशेप बीटा ग्लोबिन होते हैं उसको हम सिकल हेमोग्लोबिन कहते हैं। सिकल हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है तो उसका शेप नॉर्मल होता है लेकिन जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं तो उसका वो मिसशेप हो जाते हैं और एक ही आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा हेमोग्लोबिन होते हैं तो उसमें जितने भी हेमोग्लोबिन है वो सारे मिसशेप हो जाते हैं और आपस में कंबाइन होके वो चेन बना लेते हैं और इस चेन के रिजल्ट में रॉड्स बन जाते हैं और इसी रॉड्स बनने की वजह से जो रेड ब्लड सेल का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हो कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का जो ग्लोबुलर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन है जिसके लिए इजी है कि वो ब्लड वेसल में आसानी के साथ ट्रेवल करे और ऑक्सीजन को कैरी करे। सिकल सेल हेमोग्लोबिन में आप देख सकते हो कि इन्होंने जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर से डिस्ट्रॉय होके सिकल सेल में चेंज हो गया है और इसके लिए मुश्किल है कि ये ब्लड वेसल में ट्रेवल करे। अब इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इसमें कुछ नॉर्मल हेमोग्लोबिन भी है लेकिन जो सिकल शेप हेमोग्लोबिन है इन्होंने कैपिलरीज और जितने भी ब्लड वेसल्स है उसको ब्लॉक किया है
तो ये खुद ना ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं और ना वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन को अलाउ करता है, परमिट करता है कि ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी करे। Sickle cell anemia is caused by a mutation in the gene that tells your body to make hemoglobin, which make up the structure and function of red blood cells. Also, it is an autosomal recessive disorder, which means two genes for the sickle hemoglobin must be inherited from one's parent in order to have the disease. A person who receives a gene for sickle cell disease from one parent and a normal gene from the other has a condition called sickle cell trait. Sickle cell trait produces no symptoms or problems for most of the people. The most common SNP mutation in hemoglobin gene that causes sickle cell anemia is a recessive variant with cytogenic location of 11 pair 15.5, and it is a single nucleotide substitution in which adenine is replaced by thymine in the codon for amino acid 6. The change convert a glutamic acid codon to a valine codon that cause during translation instead of the normal hydrophilic glutamic acid, a hydrophobic valine is produced in the amino acid chain for hemoglobin B. So we can recall what we already discussed from here. The deformed hemoglobin causes them to attach to one another in shape of long narrow tube. Together these tube causes the RBC structure to distort into sickle shape. This is the main cause of anemia where there is a shortage to RBCs to carry oxygen through the body. This distortion also weakens RBC cell membrane gradually until the cell burst, which is named as hemolysis. And finally, a sickle cell patient can have a range of sickle cell crises depending on where hemolysis is occurring, that means which tissue or which part of the body. सिकल सेल एनीमिया का डायग्नोसिस हम थ्रू ब्लड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जितने अर्ली स्टेज में हम किसी बच्चे या न्यूनेट के या किसी भी ह्यूमन बीइंग के ब्लड को लेते हैं, यानी अर्ली स्टेजेस में जितना वो बच्चा हो, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि उसके पैर सिकल सेल एनीमिया के चांसेस बहुत कम हो गए अगर ये डिज़ीज़ या ये हेमोग्लोबिन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया. The most common SNP mutation in hemoglobin gene that causes sickle cell anemia is a recessive variant with cytogenic location of 11 pair 15.5, and it is a single nucleotide substitution in which adenine is replaced by thymine in the codon for amino acid 6. The change convert a glutamic acid codon to a valine codon that cause during translation instead of the normal hydrophilic glutamic acid, a hydrophobic valine is produced in the amino acid chain for hemoglobin B. So we can recall what we already discussed from here. The deformed hemoglobin causes them to attach to one another in shape of long narrow tube. Together these tube causes the RBC structure to distort into sickle shape. This is the main cause of anemia where there is a shortage to RBCs to carry oxygen through the body. This distortion also weakens RBC cell membrane gradually until the cell burst, which is named as hemolysis. And finally, a sickle cell patient can have a range of sickle cell crises depending on where hemolysis is occurring, that means which tissue or which part of the body. सिकल सेल एनीमिया का डायग्नोसिस हम थ्रू ब्लड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जितने अर्ली स्टेज में हम किसी बच्चे या न्यूनेट के या किसी भी ह्यूमन बीइंग के ब्लड को लेते हैं, यानी अर्ली स्टेजेस में जितना वो बच्चा हो, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात यह है
कि उसके पैर सिकल सेल एनीमिया के चांसेस बहुत कम हो गए अगर ये डिज़ीज़ या ये हेमोग्लोबिन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया। सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में दो जो है बहुत वाइडली यूज टेक्निक है, जिसमें से पहले जो है फीटल स्टेज में दिया जाता है, जिसको हाइड्रोक्सी यूरिया एक ड्रग है, मेडिकेशन है जो फीटल हेमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करता है। और उसके बाद दूसरा जो टेक्निक है वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है। ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें बोन मेरो जो है वो हेल्थी डोनर से निकाल के उसको जो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट होता है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। Two novel strategies have emerged due to our greater understanding of sickle cell disease. They are ex vivo and in vivo gene therapy, where a patient's bone marrow cells are modified through adding a healthy copy of the gene through the use of a viral vector or by using CRISPR-Cas9 technology to edit mutated bone marrow cells. Both of these strategies hold great potential and more efficient treatment procedure with lower mortality rate. Prognosis of sickle cell anemia is that it does not occur in the first 6 months of life, which means that baby that have sickle cell anemia and are less than 6 months old would not show the symptoms. Patients who have sickle cell disease have a reduced life expectancy. Some people with the disease can remain without symptoms for years, while others do not survive beyond infancy or early childhood. New treatment for sickle cell disease are improving the life expectancy and quality of life.